सोनिका इंस्पायरिंग विमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ हैं वीना गुप्ता जी, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है। जिम्मेदारी तो इतने सारे अचीवमेंट्स हैं मैम के, जिनको अगर आप गूगल करोगे तो आई थिंक हजारों की तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे पेजेस भरे हुए हैं। एडेक्स पर एक पब्लिक फिगर बन चुकी है मैम। एक इतने डिफरेंट ऑक्यूपेशन को उन्होंने अपना चुना है, और इतने ओड्स को फेस करते हुए, इतने चैलेंजेस को फेस करते हुए, जिसकी एक्सेप्टेंस आई थिंक नहीं है अभी सोसाइटी में उस लेवल पर। तो आज वीना गुप्ता जी से बात करेंगे कि इतना डिफरेंट करियर उन्होंने चुना है, किस तरीके से उनकी जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, किस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, के आज आप अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सोनिका एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ रूबरू हूँ, बातें कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वुमेन बेसिकली कुछ डिफरेंट करती हैं। तो जैसे आज मैंने आपसे पूछा कि आप ये पैशनेट होके प्रोफेशन चला रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा डिफरेंट है जो कि मोस्टली अगेन आई वुड से कि मेल लोग करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जी मैम, क्योंकि ये लाइफ की जर्नी है तो ऑफ कोर्स आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपके बचपन में आपको वापस लेके चलते हैं। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और बचपन आपका कैसा बीता है। तो मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी पैदाइश जो है तिलक नगर, सब लोग काफी जानते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे हुई थी। और फिर बचपन में हम लोग एक दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट हो गए थे, जो कि आज बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, नवादा मेट्रो स्टेशन। बहुत सारे लोग ओके। जानते हैं, ये वेस्ट दिल्ली में आता है। तो मेरी अपब्रिंगिंग वहीं पे हुई थी। और एक साधारण सी लाइफ, जैसे कि एक अपर मीडियम क्लास फैमिली या फिर मीडियम क्लास फैमिली जीती है, वैसे ही एक नॉर्मल सी लाइफ मैंने जी है। हम लोग जी। 6 बहन भाई हैं, और मैं ओके। थर्ड नंबर की सिबलिंग हूँ। जी। एजुकेशन में आपने क्या किया है मैम। सो एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया होटल मैनेजमेंट में। और उसके साथ काफी सारे कोर्सेज किए, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, पीआर हो गया, और छोटी मोटी जी। मार्केटिंग स्किल्स हो गई। वो सारे मैंने जॉब के दौरान ही किया। ओके। आपकी हॉबीज क्या क्या है। मेरी हॉबी सब कुछ है। मतलब जी। मेरी जैसे हॉबी आई वुड से कि आज अगर आप मुझसे पूछे तो आज तो मार्शल आर्ट है, और जी। डांस है, सिंगिंग है। बट अगर जी। मैं वैसे बोलूँ तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। जैसे मैं एक ढोल भी बजाती हूँ, गिटार सीखना मैंने ओके। अभी शुरू किया। मैं एक जी। अनट्रेन्ड कथक डांसर हूँ, जो मैं अपने आप से मैंने ओके। पिक करके सीखा। तो मैं, जी। बट अगर आप हॉबी की बात करें, तो आई वुड से कि मार्शल आर्ट जो है वो मैंने अब एज ए हॉबी अडॉप्ट कर लिया है। सो सभी कुछ मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आई वुड नॉट से कि एक बहुत पर्टिकुलर चीज है। बट हाँ, ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बोलूंगी ट्रैवलिंग भी मेरी हॉबी है, पढ़ना। तो आई थिंक सब कुछ ही मेरी हॉबी है। ओके मैम। हाउ डिड ओके, यू स्टार्ट। स्टार्ट योर करियर। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ होटल मैनेजमेंट में। तो मेरी जो जी। पहली जॉब थी वो 1992 में थी। एक 5 स्टार होटल में मैंने बकाया ऑपरेशंस में ज्वाइन किया था। तो वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, और उसी दौरान मैंने साथ के साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। जैसे कि मैंने ओके। जापानीज लैंग्वेज सीखी उस समय। मैंने कुछ कोर्सेज किए जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ से मैंने जी। 1991-92 आप लिख सकते हैं, वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो कितने साल आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया है मैम। तो मैंने 92 से लेके 99 तक होटल इंडस्ट्री में काम किया। ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया। और फिर 99 में मैंने होटल इंडस्ट्री छोड़ दी, 1 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि उस समय मेरी जी। डॉटर छोटी थी। और जी। बस। तो ये तो थी मेरी वाइट कॉलर जॉब, जो कि होटल इंडस्ट्री में थी।
फिर 1 साल मैंने ब्रेक लिया। 2000 में मैंने दोबारा से अपने करियर की शुरुआत की, आफ्टर ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ इयर्स ब्रेक। वाओ! तो आपका 8 साल का करियर रहा है होटल इंडस्ट्री में और उसके बाद फिर एज़ अ मदर बीइंग ए मदर सबको ही कहीं न कहीं एक बार ब्रेक लेना पड़ता है जब बच्चे छोटे होते हैं। तो उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करना और बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें जाना, इट्स नॉट ईज़ी आई थिंक। तो व्हाट मेड यू चूज़ दिस फील्ड? मतलब इस फील्ड में आप उससे कैसे आए? वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये होटल इंडस्ट्री से एकदम लेडी बॉडीगार्ड के फील्ड में चले जाना, ये बहुत ही अलग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जी मैम। तो जब बेबी होती है हम लोग की, तो हमें लाइफ मैनेजमेंट वर्सेस करियर को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो उस समय भी यही मेरे साथ चैलेंज थे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं, तो ऑपरेशंस में उस समय मैं बैंक्वेट सेल्स में थी, तो ऑपरेशन में आपको हमेशा लेट हो जाता है। मतलब आपकी 9 टू 6 जॉब नहीं होती है, तो 8 साढ़े 8 बज जाते थे, तो बेबी छोटी थी, तो उस समय थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उसको कॉप अप करने के लिए। तो मुझे हमेशा से था कि मैं 9 से 6 वाली कोई जॉब ढूँढूँ, कोई कॉर्पोरेट की जॉब ढूँढूँ, ताकि मेरी ओके। 9 टू 6 वाली जॉब हो और मंडे टू फ्राइडे हो और सैटरडे संडे छुट्टी हो, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में तो आपको पता है कि ना ही जी। सैटरडे संडे ऑफ होता है, ना ही मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर संडे ऑफ नहीं होता था। वीकली एक ऑफ होता है, बट कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उस समय बाय चांस आफ्टर अ ब्रेक मैंने सोचा 1 साल का ब्रेक लेते हैं, कुछ और डिफरेंट करते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें उस समय स्टार्ट की। मैंने इंटीरियर का कुछ किया कि घर से कुछ कर लूँ मैं, शोरूम स्टार्ट किया। और एक जी। मैंने उस समय ऑनलाइन जो मार्केटिंग होती है वो स्टार्ट किया। बहुत सारे मतलब मैंने हाथ-पैर मारे इधर-उधर, कंसल्टेंसी स्टार्ट की। लेकिन मतलब कहीं पे वो जी। एक ना स्पार्क नहीं था। फिर बाय जी। चांस एक जो मैंने बताया जिस इंडस्ट्री में मैंने जॉब ली, तो वो एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री थी, सिक्योरिटी की जॉब थी। मल्टीनेशनल कंपनी जो बैंकॉक में अभी भी है, काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल ओके। कंपनी है। तो वो लोग स्टाफ ढूँढ रहे थे एज़ एन इंडिया हेड फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग। तो हम लोग सेल्स ओके। वाले थे, हम बड़े आराम से पहुँच गए जी, हम ये कर लेंगे। और जैसे मैं बचपन में थोड़ा-सा एक जिद्दी जैसे बोलते हैं ना कि और चीज़ें करती थी मैं हमेशा से। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हम कॉलोनी में रामलीला का गेम खेलते थे, तो मैं रावण बनती थी। क्योंकि मुझे हमेशा लाइक पावर और थोड़ा डिफरेंट ओके। अवतार चाहिए होता था। और जी। मैं अपनी कॉलोनी की एक मुखिया थी हमेशा, जैसे कहते हैं ना गैंग ऑफ गर्ल्स, एक गुंडा, ओके। मतलब नॉट गुंडा इन अ डिफरेंट मैनर, बट प्रोटेक्शन करती थी मैं लड़कियों का। अगर किसी लड़की को छेड़ा, तो दे यूज्ड टू कम कि दीदी हमें छेड़ा है, और फिर मैं जाती थी, अच्छा तुमने हमारी लड़कियों को छेड़ा। तो एक फतूर था कि कुछ ना कुछ उल्टा करना। तो हमेशा से जी। मेरा दिमाग ऐसी चीज़ों में था कि जहाँ पे मुझे मतलब कुछ डिफरेंट करने को मिले और मैं कुछ डिफरेंट कर सकूँ। तो उस जी। कंपनी वालों ने फिर एक तो ऐसा हुआ कि मैंने क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से थी, तो उस समय मैं कंसल्टेंसी कर रही थी किसी के लिए। तो जी। मैंने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए थे फॉर द सेम कैंडिडेट जो वो ढूँढ रहे थे। तो उन्होंने ओके। भगाया मुझे, जब सारे इंटरव्यूज़ हो गए तो उनको कोई भी समझ में नहीं आया। तो वो जो एमडी थे वो फॉरेनर थे, तो उन्होंने आखिर में थक के बोला, व्हाई डोंट यू आल्सो अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट? मैंने कहा मैं? फिर ओके। मैंने कहा अच्छा व्हाट इज़ द पोस्ट एंड ऑल? तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू कम फॉर अ इंटरव्यू? तो हम पहुँच गए इंटरव्यू देने। जब इंटरव्यू में उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा सिक्योरिटी गार्ड्स की को आपको बेचना होगा। तो मैंने कहा हाँ, जी। भेज देंगे, लाइक हाँ, कर जी। देंगे। हाँ। रात को ऑपरेशंस ओके। में जाना पड़ेगा चेक करने। आई सेड या आई कैन डू इट। एंड देन दे सेड कि फील्ड का काम होगा। आई सेड हो ओके फाइन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई ओके। कि आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जी। यू नो हाँ, कर दूँगी। हाँ, दे सेड अजीब-सी लड़की है। सो आई थिंक दे लाइक दिस स्पार्क इन मी कि येस, शी हैज़ सम स्पार्क इन इट कि येस, आई कैन डू इट। तो मेरा हमेशा से एक रेबेल था कि इसमें क्या बात है, फॉर मी एवरीथिंग वाज़ जी। लाइक दिस कि यू कैन डू इट। कभी भी मुझे ओके। किसी भी डिफिकल्ट चीज़ को करने में मतलब कभी तकलीफ नहीं हुई। मुझे हमेशा जो टफ चीज़ें होती थी वो ज़्यादा पसंद थी। तो एनीवे फिर इंटरव्यू में उन्होंने मुझे चांस दिया। और देन दे सेड ओके, आपकी 3 मंथ्स के लिए हम ट्रायल पे आपको रखेंगे एंड विदिन 3 मंथ्स आपको इतना मतलब टारगेट अचीव करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू सेल अप्रॉक्सिमेट 200 गार्ड्स, क्योंकि सिक्योरिटी कंपनी थी।
और आपको ओके। ऑपरेशन देखना पड़ेगा। सो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा सिर्फ 200 गार्ड, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा ओके। एंड देन दे सेड कि आपकी सैलरी, मतलब मेरी सैलरी उस समय ऑलमोस्ट हाफ बकाया, मतलब जो मैं जिस भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थी, मुझे उसकी हाफ सैलरी आई वुड से टू, मतलब हाफ मिल 2000 में रही थी। 12,000 रुपए मुझे ऑफर किया प्लस इंसेंटिव। तो मुझे ओके। लगा कि इसमें मनी इज अबाउट, कि मेरा ड्रीम कम ट्रू टाइप हो गया है कि कुछ करने को मिलेगा। मैंने हाँ कर जी। दी, क्योंकि मुझे पूरा था कि मैं कर लूंगी। तो मुझे था कि मेरी सैलरी प्लस सैलरी डबल होने के साथ साथ मुझे गाड़ी की, एक कंपनी की तरफ से गाड़ी भी ऑफर की जाएगी। ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया। एंड आप मानेंगे नहीं, विद इन टू वाह। मंथ्स, क्योंकि मैं जी। की जॉब करती थी होटल में, तो कहते हैं ना कि सेल्स का गिरा है। विद इन 2 मंथ्स आई हैव डन ऑलमोस्ट 500 गार्ड्स की सेल। इमेजिन, नई कंपनी इंडिया में 500 गार्ड्स। ओके। 500, मतलब जो कन्वर्जन थी ऑफ कोर्स वो कम थी, लेकिन जैसे ना आपने बुक कर दिया कि अगले महीने इसकी है, अगले महीने इसका। सो एंड ही वाज सरप्राइज, ही सेड आपने कैसे किया? मैंने कहा इसमें क्या चीज है। सो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जब भी किसी सेल्स कॉल में जाती थी, तो पहला क्वेश्चन आदमी का ये होता था, अरे आप कैसे हैं सिक्योरिटी में? कोई आपके साथ मेल भी आए हैं? आई सेड नो, इट्स जी। मी ओनली। तो वो एक ऑड जो एक स्कोप ऑफ वर्क था, वो आई जी। थिंक थोड़ा-सा अट्रैक्ट हुआ लोगों को, कि एक लेडी प्लस आई वाज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जैसे मैं दिखती हूँ, मैं वैसी हूँ नहीं, मतलब ये मेरा आउटर है, बट व्हेन ओके। आई एम एट फील्ड, तो मैं जी। बहुत खतरनाक मतलब साबित होती हूँ। लोगों को लगता है अरे हाथ पर बचा लो, कहीं मार-वार ना दे। तो तो उनको लगा सॉफ्ट सी लड़की है, शी टॉक्स जी। सेंस, और ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं थी। तो आई थिंक लोग मिसकंडक्ट करते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी फीमेल को, कि अगर वो सिक्योरिटी में आई है तो तो वो मेरे लिए शायद एक अच्छा साबित हुआ, और आई हैव डन इट। तो ये मेरा पहला मतलब चैलेंज था बीइंग ए फीमेल, कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड, जो कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी, उसमें एंटर किया। तो इस तरह बिल्कुल, से इस बिल्कुल। इंडस्ट्री का शुरुआत हुई मेरी। बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी शुरुआती स्टोरी, आई थिंक। ओके मैम। तो वहाँ जैसे आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आपकी कोई ट्रेनिंग हुई? किस तरीके से अपने आप को लेडी बॉडीगार्ड के लिए तैयार किया आपने? हाँ, तो ये तो हो गए साधारण सी 9 से 6 वाली जॉब जो, तो उसके लिए जी। कुछ कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कंडीशंस लगाई थी कि भी आपको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, तो इट्स लाइक मेरी ट्रेनिंग बैंकॉक में हुई, फिर मैं इंटरनेशनल कंपनी थी, मैं बैंकॉक गई, वहाँ के मैंने ऑपरेशंस को समझा और इंटरनेशनल बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझा। और उसके साथ-साथ जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आर्म फोर्स की ट्रेनिंग होती है, जी। आर्मी वालों की होती है, जो फोर्सेस के लोग होते हैं उनकी होती है। तो मेरी ट्रेनिंग वैसी थी कि बिल्कुल सुबह आप 5 बजे निकल जाओ, रन पे जाओ, फिर मार्शल आर्ट करो, फिर टायर को पकड़ के, मतलब ऑल जितनी भी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है वो मेरी ट्रेनिंग हुई। एंड आई स्टार्टेड जी। डूइंग दिस। तो मुझे उस समय मार्शल आर्ट बहुत अ, एकदम से कहते हैं ना कि इट्स बिकम लाइक माय पैशन, कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगी। हाथ पैर तोड़े, पीठ तोड़ी, हड्डियाँ टूटी, मतलब काफ़ी सारी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट मैंने सीखा। तो जी। वो सारे मतलब जितने भी क्लाइंट थे वो सारे फॉरेनर्स थे। और उस समय मेरी मतलब जो एक्सेंट होता है, ऑफ कोर्स एक इंग्लिश का और एक कन्वर्सेशन का, वो थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज़ असाइनमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती थी, लॉजिस्टिक्स डिफरेंट होते थे। और एक जब आप जी। ऑपरेशंस में काम करते हो तो लिखा-पढ़ी का काम बिल्कुल छूट जाता है, क्योंकि 8 साल जब आपने अ, जिस भी तरह का काम किया तो आप उसमें अपने आप को इवॉल्व कर लेते हो। तो एनीवे 1-2 बिल्कुल। असाइनमेंट में गई, एंड मुझे लगा, फिर मुझे वही लगा, अरे ये तो बहुत बेसिक सा है, मुझे दो इट वाज़ लाइक लाइक जैसे आपने देखा होगा, लाइक अ मूवी, एक्शन मूवी, आपने जैसे एक बॉडीगार्ड देखी होगी, ऐसा खान की एक गाड़ी आगे, जी। एक जी। गाड़ी 2 आगे। इट वाज़ लाइक दोज़ काइंड ऑफ एक्शंस व्हिच आई हैव सीन। लेकिन जब मैं उनको करने के लिए उतरी, मुझे वो बहुत नॉर्मल लगा। मुझे वो लगा ये ओके। इंटेलेक्चुअल गेम, बॉडी गेम नहीं है, कि ये जो एक इनहेरिटेंट है हम लेडीज़ के अंदर, कि आपको जब आप अपने बच्चे को सँभाल के रखते हो, उसको सुरक्षा प्रदान करते हो, तो एक बेसिक सा इंस्टिंक्ट था, हमें एक्स्ट्रा आता है। तो जब उन्होंने मेरा जी। देखा कि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, प्लस मैं होटल इंडस्ट्री से थी, तो मेरा वो होटल इंडस्ट्री का कनेक्शन जो था,
वो बहुत अच्छा फिट हुआ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में हम लोग को सर्विस इंडस्ट्री में बहुत पॉलिश्ड कर देते हैं। किया और जाता है जी, बिल्कुल। प्लस जो जिस असाइनमेंट्स में हम जाते थे वो होटल्स में ही, जो भी हमारे गेस्ट हैं वो 5 स्टार होटल्स में ही रुकते थे। तो 5 स्टार होटल में अगर उनको इवैक्यूएट करना है किसी भी सिक्योरिटी रीजन से, तो आपको वहाँ के स्टाफ के साथ अच्छी लाइज़न करना होता है। किस्मत से, क्योंकि मैं होटल जी इंडस्ट्री से थी, तो मैं जिस भी होटल में गई वहाँ कोई ना कोई मेरे बैचमेट निकले, कोई ना कोई जान-पहचान निकली। तो आपकी वो जो पीआर और आपकी सारी जो होती हैं शक्तियाँ वो काम कर गई। तो इट्स बिकम अ वेरी सक्सेसफुल असाइनमेंट, जो मैंने पहली असाइनमेंट की थी जयपुर में। और जी उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई। अब देखिए, जब कंपनी जी बंद हो गई तो एक कर्मा की मैं बात बोलती हूँ कि जो एक मेरे पहले क्लाइंट थे, अब वो कंपनी क्योंकि बंद हो गई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे हमारी सेकंड असाइनमेंट आ रही है, वो भी कहीं मतलब इंडिया में ही थी, साउथ में थी। और तो वो जो इस ये असाइनमेंट ऐसी होती है कि लोग अपने चार्टर में आते हैं, तो वहाँ से आपको सिक्योरिटी स्टार्ट करके टिल दे गो बैक आपको पूरा उनको सब कुछ करना होता है। तो दे जी सेड कि ऐसे असाइनमेंट है, आप करोगे? मैंने कहा हम्म, ओके, फिर वही वाली बात, ओके कर लेंगे। एंड उसके बाद जी मेरी भी जान निकली हुई थी कि अकेले हाँ तो कर दिया, क्योंकि वो मेरी पहली इंडिपेंडेंट ऑपरेशन था, उससे पहले तो मेरे साथ मेरे कलीग थे। मैंने कहा कैसे जी करेंगे, क्या करेंगे? और बट सब एकदम से दिमाग इधर-उधर लगाया, ये क्या, वो क्या, एंड आई हैड गिवन माय 200% टू मेक इट सक्सेसफुल। और वो असाइनमेंट बहुत अच्छी निकली, बहुत ही मतलब बहुत ही एक-एक चीज़ परफेक्ट थी। और उस असाइनमेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा कि आप कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपकी खुद की लर्निंग थी, आपके सिर पे खुद सारी चीज़ें थी। तो एनीवे, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई। ये खुद ही प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, तो आपने किसी का सपोर्ट लिया या फिर अकेले ही एंड तक सब कुछ खुद ही संभाल लिया मैम? नहीं, मुझे वो जिद थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड भी साथ असाइनमेंट में जाते थे, बट देन पूरी जी लॉजिस्टिक्स और पूरी प्लानिंग मेरी होती थी। आई यूज्ड टू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा था, तरीका मेरा था, रिसोर्सेज़ मेरे थे, वाह क्लाइंट्स मेरे थे, मैं खाली इंस्ट्रक्शन देती थी। तो वहाँ से ऑब्वियसली एक मेल ईगो भी काफ़ी हर्ट होना शुरू हुई घर में भी। ये जी मतलब मुझे कैसे हुक्म दे रही है, बट वो प्रोफ़ेशनल चीज़ थी, तो ऑफ़ कोर्स सपोर्ट था साथ में। और साथ के साथ स्टाफ भी रखा, रिसोर्सेज़ भी रखे। बट हाँ, मोस्टली जो थी वो एक मैं ही थी, जो खुद सारी चीज़ें सँभालती थी, क्योंकि क्लाइंट को मेरे ऊपर भरोसा था। उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल रिस्क लिया था, तो मुझे वो चीज़ें बहुत 200% करके दिखानी थी, येस आई कैन डू इट। सच ए स्ट्रॉन्ग हेडेड यू आर एक्चुअली कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर हम किसी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी पूरी जिम्मेदारी ओवरऑल आपके ऊपर आ जाती है। कहीं भी कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां गलती का कोई स्कोप नहीं होता, जहां आप एक बार भी गलती नहीं कर सकते हैं, लाइक ड्राइवर हुए या फिर डॉक्टर्स हुए या फिर जैसा प्रोफेशन आपने चुन लिया है, तो इसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप कहीं पे भी चूक जाते हैं तो आई थिंक किसी की जान पर बन जाती है। तो इतना डेयर, इतना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना, आई थिंक मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ मैम। और जितना इजीली आप करते हैं, लाइक कि नहीं ठीक है, एक नया चैलेंज आया, इसको लेते हैं, करके देखते हैं, और उसके बाद आप करते भी हो परफेक्टली उसको 200%, जैसे आपने बताया कि उसको पूरा आपने अपना 200% दिया और उसको कंप्लीट किया, जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो ये स्पार्क आई थिंक हर किसी में नहीं होता, गॉड गिफ्टेड है आप में। जी मैम। तो अभी आपने, तो ये हो गया आपका, उसके बाद फिर आपने अपनी कंपनी कब स्टार्ट करी? सीम आप फाउंडर हैं सीम रिस्क फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड की, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम कि सीम रिस्क फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? फिर ये मेरा असाइनमेंट साथ में चल रही थी, बट सेम टाइम पे, क्योंकि असाइनमेंट तो असाइनमेंट बेसिस पे आती थी, मैं किसी कंपनी में जॉब भी कर रही थी। और वो एक जी लोकल जी कंपनी थी जहाँ पे मैंने जॉब जॉइन की थी, जहाँ पे मैंने एक पूरा उनकी कंपनी के लिए पूरा ऑपरेशन सेटअप किया था। तो जी ये साथ के साथ मेरा चल रहा था, तो मैंने फाइनली क्योंकि काफ़ी प्रेशर रहता था, बेटी भी छोटी थी कि 2-2 जगह काम बिल्कुल सँभालना।
और तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि कंपनी अपनी स्टार्ट की जाए, क्योंकि उस कंपनी में जब मैंने काम किया था जीरो से स्टार्ट किया था, और उस कंपनी को मैंने जीरो से ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 10 करोड़ की वैल्यूएशन दी थी जब कंपनी को मैंने छोड़ा था। तो मुझे लगा कि जब मैं किसी टेन कंपनी को जीरो करोड़ से खड़ी कर ओके। सकती हूँ, तो जी। मैं अपनी कंपनी को भी खड़ी कर सकती हूँ ना। तो इस तरह से मैंने फिर एक जिद वाली बात थी कि ईगो हर्ट हो गई। जैसे मान लीजिए होता है ना कि भई जब आप काम कर रही हैं, आप बिज़नेस ला रही हैं, उसके बाद फिर जो बॉस है वो हमेशा आपको बॉस की तरह ही एम्प्लॉयी की तरह ही ट्रीट 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 करेंगे। करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ जी। ऐसी बात बोल दी जैसे कहते हैं ना दिल को लग गई कि गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आई सेड अब तो लग गई मीना, अब तो गेट आउट ही हो जाओ। जी। बस वो मतलब जैसे मेरा बचपन से था ना रिबेल वाला था कि मुझे अगर किसी ने कुछ चैलेंज किया, तो फिर वो हुँ, दिल को लग के मैं उसको 100 200% करती थी। मैंने कहा ओके, ऐसी बात है मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेती हूँ ना। सो इट वाज़ लाइक कंपनी जी। स्टार्ट कर लेती हूँ, तो आई स्टार्टेड माय कंपनी। कंपनी क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर रहे थे, क्लाइंट्स आपके थे ऑलरेडी और ऐसा आप एस्टेब्लिश थे, तो कंपनी स्टार्ट करती एक हमने। नेटवर्क आपका ऑलरेडी बन चुका था, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगी तो मतलब उसको भी आप रन कर सकते हैं। कर सकेंगे, हाँ। तो फिर मैंने जी। कहा अपना कर लेते हैं, तो रिसोर्सेज़ थे, अपना वो स्टार्ट कर दिया और फंडिंग मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ सेल्फ फंडेड कंपनी। तो मतलब ईज़ी हुआ। तो ऐसे ही जैसे आप को मतलब मेरे साथ ऐसी ही चीज़ें हमेशा मैं आई ऑलवेज़ से थैंक्स टू ऑल द क्रिटिक्स जिन्होंने मुझे पीछे से ऐसे-ऐसे किया पुश और मैंने किया। जी। उनको प्रूव करने के लिए जैसे मुझे किसी ने बोला कि लेडी और मार्च मतलब सिक्योरिटी कैसे करेगी? तो आई सेड ओके कोई बात नहीं, कुछ और कर तो लेते अब हैं। तो सो यही करना है। हाँ, तो दे आस्क्ड वन जी। क्वेश्चन कि व्हाट I mean what qualification do you have to make you as a protection officer? Are you from the army background? Are you from the police background? अब मैंने कहा यार ऐसा बैकग्राउंड तो कुछ भी नहीं है मेरा, कोई डिग्री तो है नहीं, दिमाग है बस और एक्शन है। फिर दैट इज़ द रीज़न देन आई सेड कि कुछ और मार्शल आर्ट कर लेते हैं ताकि अपने आप को आप इक्विप्ड कर लीजिए। सो आई स्टार्टेड डूइंग मोर जी। मार्शल आर्ट एंड फिर मैंने हर तरह की मार्शल आर्ट की, मिक्स मार्शल आर्ट की, krav maga किया जो कि स्ट्रीट फाइट है, नाइफ एंड गन से आप फाइट करते हैं और जितना भी जी। जो भी मुझे नॉलेज में आया कि ये भी कर लो वो भी सो आई बेसिकली डिड ऑल पॉसिबल मार्शल आर्ट टू इक्विप माई सेल्फ कि कल को कोई ये नहीं बोलेगा कि आई हैव नथिंग यू नो। जी। तो आपने पहले अपने आप को स्किल किया, उसके बाद अपनी कंपनी की पड़ेगी मतलब ये है कि जब आप बोलोगे कर लेंगे बट देन करने के बाद यू हैव टू हैव अ प्लानिंग एंड रिसोर्सेज ऑल्सो। मतलब ऐसे चुटकी बजाने से नहीं होता अलादीन का चिराग, तो आपको अपनी अरेंजमेंट्स भी मेहनत करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। इट्स जी। व्हाट आई मीन टू से कि आपको एक द मिनट यू से आई कैन डू इट देन आपका दिमाग भी चलता है कि हाउ विल आई डू इट। बिल्कुल। जी मैम, जैसे आप फॉरेन ट्रेन्ड हैं, आपने फॉरेन से ट्रेनिंग ली है, अपने आप को ट्रेन किया है। उसके बाद अभी आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। तो किस तरीके हम्म। की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो? जो आपने ट्रेनिंग ली है उसी बेस पे आपने तैयार किया है कोर्स किस तरीके से ट्रेन किया जाए या फिर एक अलग तरीके की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो? उसके बारे में नहीं, कुछ बताइए। तो मैं ट्रेनिंग जो देती हूँ वो जो मैंने सीखा वो नहीं देती। बेसिकली स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने मुझे सिखाया क्योंकि मैंने देखा कि ये मैं कर तो रही हूँ जो मैंने सीखा बट इट मे नॉट बी एप्लीकेबल ऑन हर बॉडी। तो जो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया मैंने वो पिक कर लिया। तो एंड ऑफ द डे मैंने मल्टीपल बेसिकली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो बेसिक है पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं आज की अपनी ट्रेनिंग्स का कोई नाम नहीं देती कि कैसी मार्शल आर्ट है। आई वुड से कि इट्स अ बेसिकली माय सिक्योरिटी माय रिस्पांसिबिलिटी। कोई बोलता है कि क्या करते हो? आई सेड मैं अपना ही मतलब आप क्या सिखाओगे? आई वुड से कि ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊँगी जो कि हर बॉडी पे काम करेगी। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि कराटे करते हो, ताइक्वांडो करते हो, krav maga, तो अब मैं यही बोलती हूँ कि मैं कोई आर्ट नहीं करती। इट्स लाइक अ माय ओन क्रिएटेड आर्ट जो सिर्फ़ आपको प्रोटेक्ट करना सिखाएगी। जी मैम, तो जैसे लड़कियों को भी आप लेडी बॉडीगार्ड के लिए रेडी करते हो, तो हुँ, हुँ। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि लड़कियों का क्या इंटरेस्ट है? अभी आप जैसे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देखते हो कि
क्या लड़कियां आगे आती हैं? कितनी लड़कियों का इंटरेस्ट है कि हम भी आए और एज ए गार्ड ज्वाइन करें? देखिए, लड़कियां तो आना चाहती हैं, बट देन डेडिकेशन नहीं है। डेडिकेशन मतलब कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट में की मैं बात करूं कि ऐसा टाइम था कि मैं अपनी अगर किसी से कमिटमेंट कर दी है मैंने अपनी असाइनमेंट, तो मेरी जी डॉटर काफी बीमार थी बीच में, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैं कमिटेड हूँ किसी की असाइनमेंट के लिए, तो वो डेडिकेशन मैंने किसी में भी देखा कि कोई बहाना मार रहा है, कोई ये मार रहा है। भई, तो ये डेडिकेशन आज बहुत कम है, जो हमारे टाइम पे होती थी कि करना है तो करना है। तो जी सीखना चाहते हैं, बट देन अपॉर्च्युनिटीज़ जो है थोड़ा कम है, क्योंकि अभी भी वो माइंडसेट है कि लड़की क्या कर सकती है, क्योंकि लड़की खुद ही सिक्योर नहीं है। सिक्योर इन द सेंस कि सोसाइटी में जो एक सेफ्टी जी का जी बहुत मुद्दा है गर्ल्स का, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर कोई मतलब उस डेडिकेशन के साथ नहीं उतर पा रहा। हेजिटेशन है अभी वो कि नहीं अभी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, या तो एक कोइन के हमेशा दो सिरे होते हैं। तो एक की अगर हम बात करें कि लड़कियां इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या अभी भी उनको लगता है कि लाइक इसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जैसे आपने बताया सिक्योरिटी एक रीजन है उसके पीछे। अगर हम इसका दूसरा फेस देखते हैं तो लाइक क्या डिमांड कितनी है एज ए लेडी बॉडी गार्ड की? अगर मार्केट में लाइक आपने रेडी कर दिया, आपके ट्रेनिंग उनको प्रिपेयर कर दिया है प्रॉपर, लेकिन आप उनको कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, तो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है? क्या उतनी डिमांड आती है? एक्चुअली मार्केट में स्पेशली एनसीआर में डिमांड है, बट देन कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को लगता है बॉडीगार्ड का मतलब उसके कपड़े उठा के चलो, उसके जूते उठा के चलो। सो लोगों को अभी भी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बॉडीगार्ड का मतलब कि आपके थैले सी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इवन अभी भी क्लियर नहीं है। उनको यही लगता है जी कि आप उनके लिए कुछ भी करेंगे, मतलब उनका गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, उनके चप्पल उठाएंगे, उनके जूते उठाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट को सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है कि किसी क्लाइंट को ये एक्सप्लेन करना और ये समझाना कि यस आई एम योर प्रोटेक्शन ऑफिसर देन योर बडी। नॉर्मली यहाँ पे लोग बडी ढूंढते हैं। जैसे जब मेरा एक आर्टिकल आया था, आई गॉट मेनी कॉल्स फ्रॉम फीमेल। सो उनका जी सिंपल से होता था कि देवर अ लोनर, सिंगल लेडीज होती थी, वो बोलती थी कि हमें ना एक बडी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो यहाँ जी पे कॉन्सेप्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, वो एक कंपेनियन टाइप का है कि यू हैव टू बी हर और हिज बडी। तो वो इसलिए थोड़ा-सा लोग बहुत चूज़ी हो जाते हैं। तो मेरे पास ऐसी कोई असाइनमेंट्स आती हैं तो मैं मना कर देती हूँ, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर कि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग है कि जी डिमांड कैसी है और सप्लाई कैसी है। बट कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, आई वुड से जी अदर देन एनसीआर आप बॉम्बे चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। तो येस, बॉम्बे में मैंने काफ़ी बड़ी फ्लीट तैयार की है, वहाँ काफ़ी काम जी है, वहाँ पे लड़कियाँ ईज़िली अवेलेबल हैं इस तरह की टास्क को करने के लिए। एनसीआर में थोड़ा-सा एक तो सिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स है, स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस ज़्यादा है। Plus it's जी so much of like basically I would say comfort zone as in the opportunities बहुत हैं। जी तो मैन पावर अ, की थोड़ी कमी है यहाँ पे। करना चाहते जी हैं, बट देन मैन पावर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इवन अगर लोग माँगते भी हैं कि भई हमें एक फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए, तो असाइनमेंट्स रेगुलर नहीं है। तो असाइनमेंट जब रेगुलर नहीं होंगी तो आप बाकी दिन उनको कहाँ पे एडजस्ट करोगे? तो मैं लेकिन क्या करती हूँ कि जितने भी फीमेल गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ सो दैट एट लीस्ट दे कैन बी द प्रोटेक्शन ऑफिसर देन द सिक्योरिटी गार्ड। तो ऐसे जी बहुत सारी हैं जो जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं गार्डिंग कंपनी में लगी हुई हैं, मैं उनको ट्रेनिंग्स देती हूँ और उनको मैं इन्हांस करती हूँ फ्रॉम द गार्ड टू बिकम अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर। जी मैम,
आपका मानना है, आपने एक स्टेटमेंट में अपने कहा था कि हम सब लोग मिलके वुमन एम्पावरमेंट पे बात करते रहते हैं, गर्ल सेफ्टी पे बात करते रहते हैं, लेकिन कोई भी मैन सेफ्टी की बात नहीं करता है। तो क्या मैन सेफ्टी की बातें भी होनी चाहिए? और ये कहाँ से आया आपको कि लाइक जैसे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों को उठाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीजन है लड़कियों के लिए, तभी ये चीजें आती हैं जब कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। लेकिन मैन को भी ये सिक्योरिटी चाहिए, उनको भी बचाना जरूरी है। ये आपको कैसे लगा मैम? देखिए, अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपके साथ जा रहा है, या मे बी जी। भाई है या बच्चा है, समथिंग हैपेंस विद यू, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, तो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि क्या वो सशक्त है आपको बचाने के लिए? तो पहले उसको अपने आप को सेव करना आना चाहिए। वो 1 मुक्का मारेगा, 2 मुक्का मारेगा, 4 लोग आ जाएँगे, क्या करेगा? दैट इज़ द रीज़न मेन सेफ्टी इज़ वेरी रिक्वायर्ड आल्सो, क्योंकि सेफ्टी तो एक सबके लिए ज़रूरत है ना। गार्ड के लिए भी ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आदमी औरत तो हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया है ना, हर किसी को सेफ्टी चाहिए। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि अगर आदमी, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे गुड़गाँव का ही केस था, हस्बैंड साथ में था, न्यूली वेड वेड लाइक लड़की, उसका ब्रदर इन लॉ साथ था, उसके रिलेटिव साथ थे, देयर वर 5 मेन इन द कार एंड 4 एंड शी वाज़ इन फ्रंट ऑफ देम, शी इज़ बीन गैंग रेप्ड, राइट? क्यों गन पॉइंट पे आदमियों को बाहर निकाला एंड दे स्टॉप द कार जस्ट फॉर द नेचर कॉल। तो माइंडसेट था ना, उन्होंने देखा कि रात का टाइम है, 1 लड़की 4 आदमी, तो उन्होंने कुछ गलत समझा एंड दे रेप्ड हर। तो क्या आदमी सुरक्षित है? नहीं, ऑब्वियसली। तो मुझे मैं ऐसे काफ़ी सारे केसेज़ मेरे सामने आते हैं, तो मुझे यही लगता है कि जब आदमी अगर हम डिपेंड करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए किसी आदमी पे, कि मेरे साथ मेरे पति हैं या मेल है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी गलत धारणा है ना। निर्भया का जो केस हुआ था, तो उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में था, व्हेन शी बोर्डेड इंटो दैट अनफॉर्चुनेट जो डे हुआ था। तो जी। अगेन हमने सोचा मेरे साथ तो ये है, क्या फ़र्क पड़ता है? नो। इसलिए मुझे लगा कि हर किसी को सुरक्षा चाहिए, प्लस हमारे जो लॉ हैं, वो काफ़ी प्रो हैं वुमेन, खासकर जो 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस का। आपको भी पता है कितने जी। सारे झूठे केसेज़ होते हैं। पहले ऐसा होता था, चाचा, नाना, दादी, दादा, नंद सबको वो एकदम जेल में डाल देते थे क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल था, नॉन बेलेबल था। अब थोड़ा-सा लीन हो गया है। तो सोचिए वो जो आदमी है, हो सकता है वो मेरा भाई हो, आपका भाई हो, किसी का पति हो, किसी का फ्रेंड हो, किसी का कुलीग हो। तो मेरे पास ऐसे केसेज़ भी बहुत आते हैं मेरे एनजीओ में कि झूठा केस हो गया। खासकर वर्क प्लेस पे पॉश का जो झूठा केस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। मान लीजिए किसी लड़की को जॉब से निकाल दिया और वो काम नहीं कर रही थी, तो वो क्या धमकी देती है कि आई विल टेल यू। तो आउट ऑफ रिवेंज वो केस डाल देती हैं। तो मेरे पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं बिकॉज़ आई डू टॉक अबाउट मेन सेफ्टी। तो मैं उनको फिर डूज़ एंड डोंट्स देती हूँ, उनको समझाती हूँ कि हाउ टू फेस द ट्रायल। क्योंकि अब पुलिस को, प्रशासन को भी समझ में आ गया है कि ऑल मेन आर नॉट एक्यूज्ड एंड जी। दे आर नॉट। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि मेन के बारे में भी बात की जाए, मेन साइड ऑफ द स्टोरी भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारे समाज में इक्वालिटी आएगी और एम्पावरमेंट आएगी। जी। तो इन योर ओपिनियन, लाइक जैसे हम 375 की बात करते हैं या फिर 498 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इनका मिसयूज किया जा रहा है? देखिए, जब 2 लिविंग रिलेशन में लोग रहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद हमेशा से ये जब क्या केस होता है, जब वो कोई भी केस होता है, तो ये होता है ना कि भई उनको मतलब इतना पता है कि भई रेप का केस लगा दो। आप एक जी। मूवी भी आई थी कि झूठा केस लगा दो, जस्ट टू टेक द रिवेंज एंड जस्ट टू टेक व्हाटएवर रिवेंज, रिवेंज ही मैं बोलूँगी, ऐसे-ऐसे भी मेरे पास जी। केस आते हैं जहाँ पे लड़का सिर्फ हेल्प कर रहा है, कोई उसका उसने लव यू नहीं बोला, कोई अफेयर नहीं है, और द डे द गर्ल शी डेवलप्स दैट फीलिंग कि लव यू वाली फीलिंग, एंड द बॉय इज़ जी। जस्ट डीलिंग विद हर एज़ अ बडी। तो मेरे पास उसका जी। फ़ोन आया कि नाउ में उसकी शादी होने वाली है, क्योंकि उसने उसको उस नज़र से कभी देखा नहीं। द मिनट ही सेड कि मेरी शादी होने वाली है, शी बम्बार्डेड, शी सेड कि आप आपने मुझे बताया ही नहीं, आप शादी नहीं कर सकते। तो उसने बोला, मैंने तो आपको कभी आई लव यू बोला नहीं आया है, मतलब मैंने आपको कभी ऐसे देखा नहीं। तो उसके ऊपर वो उसने केस कर दिया इसका, सेक्सुअल हैरेसमेंट का।
और 375 का। तो फिर मेरे पास वो आया केस। तो यस, 375, 376 और ये 498 एंड 509 जो पॉश है, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। और जब तक हम इसकी हम बात नहीं करेंगे, तो आप जो लोग असली में जिनको नीड है, लोग उनकी भी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि ये भी झूठ बोल रही है। कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो वही वाली बात है कि जो निर्दोष है, जो इनोसेंट है, जिस लड़की को एक्चुअली में लॉ की जरूरत है, लोग उस पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना मिसयूज हो गया। वो सबको इसी नजरिए से देखते हैं कि ये झूठ बोल रही होगी लड़की। होता है, गलत होता है लड़कियों के साथ, लेकिन ये शायद लड़कियों की अपब्रिंगिंग है कि वो ट्रस्ट कर लेती हैं, या अगर किसी ने बोला आई लव यू, मैं मानती हूँ कि लड़कों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सो आई टेल देम कि until यू श्योर अबाउट दैट यू लव हर, डोंट से यू लव हर। और इवन अगर आपको प्यार है, तो आप अपनी मर्यादाओं को अपने पास रखिए उसको, क्योंकि लड़कियां थोड़ी इमोशनल वीक होती हैं। तो आप उसको यस। प्यार के भावनाओं में ला के मिसयूज ना करें, until as you really mean it। तो थोड़ा बहुत होता है, मिसयूज भी होता है, लेकिन देन एंड ऑफ द डे, अगर लड़की चाहे तो वो ना कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर इमोशनली भी मान लो वो कैरिड अवे हुई और उसका कंसेंट था, बट उसको हम रेप नहीं बोलेंगे ना। इट जस्ट कि जी। आज उनकी मान लीजिए कोई दो रिलेशन होते हैं, आपस में नहीं बनते, तो आप मूव ऑन कर देते हो ना। आप जरूरी थोड़ी कि आपको जोर से उस रिश्ते में घुसना है, लेकिन वो जिद की बात होती है कि तू ब्रेकअप कैसे किया। तो ये काफी समाज का हमारा मुद्दा है। इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि इक्वलिटी रहे और लॉ का मिसयूज ना हो। नहीं तो फिर लोग आप में और मेरे पे भरोसा करना बंद कर देंगे। बिल्कुल। जी मैम। तो एनजीओ भी आप एक रन करती हैं, आपके एनजीओ के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका एनजीओ अवेयर करता है लोगों को किन चीजों के लिए, और आप वुमेन अपलिफ्ट के लिए भी काम कर रहे हैं अपने एनजीओ के थ्रू, उनको फ्री में सेल्फ डिफेंस की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, इसकी शुरुआत कब करी आपने, और आपके एनजीओ के साथ अगर किसी को जुड़ना हो एज ए वॉलेंटियर तो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे को इसलिए हंसी आई क्योंकि एनजीओ भी ऐसे ही शुरू हुआ कि कर ओके। लेते हैं। तो जी। मैं किसी एक एनजीओ में सेक्रेटरी की पोस्ट पे थी, और उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करके फोर्सफुली रिजाइन करवा दिया, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू बी अ डमी सेक्रेटरी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बोला मैं अगर सेक्रेटरी हूँ तो मैं बकाया एक्टिव रहूंगी। तो उन्होंने मुझसे मेल सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे कुछ मैनिपुलेट करके बोला ओके, वी एक्सेप्ट योर रिजाइन, अगर नहीं करना तो रिजाइन कर दो। तो हम्म। फोर्सफुली फिर अगले दिन मेल आ गई भी, थैंक यू वेरी मच फॉर वी एक्सेप्ट योर रिजाइन। मैंने कहा मैंने तो रिजाइन किया नहीं। सो आई हैव गिवन दिस चैलेंज टू ऑल दीज मेल बडीज। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने एनजीओ की प्रेसिडेंट बन जाऊंगी, हु केयर्स अबाउट बीइंग जी। सेक्रेटरी। मैं अपने एनजीओ की फाउंडर। Within the 3 months, I founded my NGO is called WESS, Women Empowerment, जी। Safety and Security। मैं उसकी फाउंडर हूँ, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। और वो एनजीओ हमारा बहुत फेमस है, गूगल में फर्स्ट टॉप लिस्ट पे आता है, क्योंकि हमने इतना काम किया। आज वही लोग मुझे एज ए फाउंडर या एज ए प्रेसिडेंट बुलाते हैं, एंड दे से वो तो उनका तो एक या 2 साल का टेन्योर था, मैं तो फॉरएवर जी। प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हो गई ना। तो वो कभी कभी मुझसे जब नजरें मिलाते हैं, मैं बोलती हूँ थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ऑफ यू आज मेरे पास एनजीओ भी है। और उसके बकाया उसी फॉरम, इन्हीं फॉरम्स में मैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में मैं बकाया एक एज ए सम्मानित गेस्ट जाते हैं जी। गेस्ट स्पीकर चाहती हूँ कि यस, पैस एनजीओ की फाउंडर प्रेसिडेंट को उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारा एनजीओ ने इतना काम किया है प्रशासन के साथ। 2008 से लेके, निर्भया के बाद से जी। लेके, आपको सेफ्टी हर किसी को चाहिए थी। इसमें हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और इसका एक नारा है हमारी हिम्मत हमारी शक्ति, मेरी हिम्मत मेरी जी। शक्ति। सो ये मेरा, इसका मतलब हम आपकी मानसिक मेंटल स्ट्रेंथ को जगाते हैं, एंड आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं दिमाग से, क्योंकि जब अगर दिमाग से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप दुनिया से फाइट कर पाएंगे। तो ये एक काफी हमारे जो में जितनी भी लेडीज हैं, वो सारे बिजनेस वुमेन हैं, और हम सब लोग मिलके इसको चलाते हैं, और बहुत ही पैशनेट हैं हम लोग इसके। जो भी काम हम इसमें करते हैं, कार्यालय करते हैं हम लोग,
अवार्ड्स करते हैं और जो मुद्दे होते हैं समाज के वो हम उठाते हैं और जैसे मैंने बताया पॉश का एक्यूज्ड कैन बी अ विक्टिम, ये हमने काफ़ी जी सारी सीरीज़ चलाई थी इस लॉ के मिसयूज़ के लिए। जी जी मैम, you had 2 decades of experience in safety and risk management. तो प्रोबेबली किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं? 2 दशक हो गए आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए, तो क्या मोस्टली चैलेंजेस आते हैं आपको? चैलेंजेस तो वही होते हैं मेल एंड फीमेल वाला कि आप लेडी हैं, अच्छा कैसे करेंगी? और मोस्टली जो काम है, वो बियर मग पे ही फाइनल हो जाता है विदाउट इवन कॉलिंग अस। तो मान लीजिए 5-6 पार्टीज़ ने कोट किया है, मैंने भी कोटेशन डाली है एज़ ए इन फीमेल। तो मैंने जी ये देखा है कि जो कॉम्पिटिटर हैं या जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं, थोड़े दिन पे पता चलता है कि उन्हीं में से किसी को मिल गया। तो आई वुड से हम्म, मतलब फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा वो शाम को कहीं बियर पे बैठे थे या कहीं पे ड्रिंक्स के लिए बैठे थे। तो कंफर्टेबल नहीं था, उन्होंने हमें नहीं बुलाया। तो मैंने उनको बोला कि पहली बात तो व्हाई वुड यू कन्फर्म द ऑर्डर विदाउट इवन कॉलिंग अस जस्ट बिकॉज़ कि 5 लोगों में से मैं फीमेल हूँ, 4 आदमी है तो ईज़ी है कि आई सेड आप कैपेबिलिटी पे बुलाओ, आप मेरिट पे काम दो ना, आप कम से कम बुलाओ तो मेरी मर्ज़ी मैं ड्रिंक्स पे आऊँ या ना आऊँ। इफ यू वांट टू जी हैव अ डिस्कशन ओवर अ ग्लास ऑफ बियर तो बुला लो ना, मेरी मर्ज़ी होगी आना होगा, आ जाऊँगी किसी कुलीग को लेके। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि वो एक प्री माइंडसेट है कि बहुत ही कम क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए अ, आप मेरे क्लाइंट हैं और आपको मेरी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट है, आप मुझे जानते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक मेल बॉस है। अब जी आपको बड़ी शर्म आएगी बताने के लिए कि मैं वीना को जानता हूँ और मैं उसको हम्म, उसके काम से ओके हूँ। बॉस सीधा बोलेगा, "अच्छा, तेरा कोई चक्कर होगा, तभी तू उसको प्रमोट कर रहा है।" तो इस चक्कर में जो हम्म, आपके ऑनेस्ट मतलब क्लाइंट होते हैं, जो आपको लाना भी चाहते हैं ऑन बोर्ड, वो बेचारे आपको आपके लिए कुछ हेजिटेट बोल करते हैं जी माइंडसेट है कि मैं बोलूँगा तो मेरे ऊपर उँगलियाँ उठेंगी, अच्छा तूने वीना को अगर काम दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो दैट इज़ द बिग मुद्दा इन सोसाइटी बट ऐसे भी क्लाइंट हैं जो सालों-साल मेरे साथ हैं, मुझे काम देते हैं, मेरे काम पे उनका भरोसा है और दे आर वेरी हैप्पी विथ माय वर्क, विथ माय डिलीवरीज़। तो हर तरह के जी लोग हैं बट सिक्योरिटी वाले लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया फ्री माइंडसेट कि लेडी है, छोड़ो जी ना, क्या बिल्कुल। करें? लेकिन इतने सारे ओड्स को फेस करते हुए आज आप यहाँ तक आप पहुंची हैं, इन सबको फाइट करना आई थिंक बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर रोज आई थिंक एक नई फाइट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट आपके अचीवमेंट की बात करें तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, एक पब्लिक फिगर है आपका। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना किस तरीके से आप मैनेज करते हो? फैमिली है, बच्चे हैं, आपका अपना एनजीओ है, आप अपना अपनी कंपनी को रन करते हैं। तो एक जो टाइम मैनेजमेंट वाला एक क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं? तो जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे करना है तो करना है सो वंस यू डिसाइड कि यस यू हैव टू डू सो आपको बैलेंस करना आ जाता है चीजों में आपको अपनी मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है कि ये सब एक्सक्यूज होता है अरे मेरा ये है मेरा वो है मतलब हर किसी का एक्सक्यूज होता है तो मेरी जब बेटी छोटी भी थी 3 महीने की थी आई थिंक मैंने जी, सिर्फ 6 महीने का ब्रेक लिया था प्रेगनेंसी के बाद। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि ये हम लेडीज़ एक्सक्यूज़ लेके अपनी ग्रोथ को रोकते हैं, कि मेरा बच्चा है, मेरा कैसे है। अगर हम घर से इक्वालिटी शुरू करें कि भई अगर आप काम कर रहे हो, तो आप भी काम कर रहे हो। तो ये अगर मुझे चाहिए कि मुझे बैलेंस करना है, तो मैंने क्रेच में भी डाला अपनी बेटी को। सुबह मेड के साथ उसको छोड़ के आती थी, शाम को पिक करती थी। तो ये चैलेंजेज़ हमें खुद सँभालने पड़ेंगे। तो अगर आप इक्वलिटी चाहते हैं तो आपको उसकी फाइट भी करनी पड़ेगी। पहले घर से करनी पड़ेगी और फिर आपको वर्क प्लेस पे करनी पड़ेगी। तो जी। ये बैलेंस करना मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था और मुझे था कि खुद ही करना है। कोई आपके पास हेल्प आ जाएगी तो आपको मेड सर्वेंट आपके पास है, आपके रिलेटिव्स हैं, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ।
बिल्कुल मैम। जी, ओके मैम। What are your goals in your upcoming years? मेरे गोल सिर्फ ये हैं कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ और हर छोटे-छोटे कस्बे में, गाँव में जाना चाहती हूँ, लेडीज़ से मिलना चाहती हूँ, जेंट्स से भी मिलना चाहती हूँ, उनको उनकी सुरक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ और मेरा वैसे गोल तो प्रोफेशनली काफ़ी बड़ा है कि मैं एक इंडियन वर्ज़न ऑफ चार्लीज़ एंजेल, ये मेरा एक पंच लाइन जो मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मैं एक कन्वर्जन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन कॉल देम प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब जो उनकी बेसिक सिक्योरिटी गार्ड की एक जो रूपरेखा है उसको मैं इंडियन वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल से कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर जो कस्बा हो, हर गांव हो, हर शहर हो, वहां पे कम से कम 100-200 मेरे जैसी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर हो। मतलब ड्रीम है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। तो ये मेरा है एक एम। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फुल ऑफ एंथुजियाज्म से भरी हुई आपकी लाइफ है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई मैसेज आप देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैं हर लेडीज को खास करके बोलना चाहती हूँ, बी एथिकल, बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग, बी डेडिकेटेड एंड हैव डेयर टू ड्रीम्स। हमेशा अपने ड्रीम्स को ईमानदारी से पूरा करें, शॉर्ट टर्म्स कभी भी ना देख। जी मैम, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि आपके सारे जितने भी अचीवमेंट्स अभी तक के रहे हैं और आगे आने वाले अचीवमेंट्स के लिए भी आपको बेस्ट विशेस करना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। इसी के साथ आज वीना गुप्ता जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। गॉड ब्लेस।